तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट। लास्ट क्लास में अपने पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर का डिफरेंस दिखा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 ब्लॉक और हाईलाइट। लिखिए पहले, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स ए बैलेंस शीट, एक सेकेंड, बैलेंस शीट बी P&L और ब्रैकेट में नीचे इनकम या एक्सपेंस अकाउंट इन केस ऑफ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ई explanatory notes annexed to above statement, explanatory notes, explanatory notes annexed to ANNEXED, annexed to ANNEXED to above statement। उसके नीचे provided that, provided provided that cash flow statement CFS may not be included in case of डैश डाल के OPC 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। लिख लीजिए पहले, उससे पहले हाईलाइट कर लेना लिखने के बाद। क्या हाईलाइट करना है? बैलेंस शीट को, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उसके बाद OPC स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। लिख लिया। अब
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इसने कहा इंक्लूड्स, क्या क्या आता है। पहला बैलेंस शीट आती है, दूसरा पी एंड एल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके केस में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आता है। उसके बाद सीएफएस आता है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मतलब इक्विटी में कितना चेंज हुआ है, मतलब इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस और इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस दोनों में डिफरेंस कितना है, चेंज कितना हुआ है, उसका एक स्टेटमेंट बना के देना होगा। तो वो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इंक्लूड होता है उसमें। और जो ऊपर सारे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश सीएफएस और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उन सबका एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इन सबका क्या चाहिए, इन सबका चाहिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये दे रखा है। प्रोवाइडेड डेट, मतलब प्रोवाइडेड डेट CFS में नॉट बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे, ओपीसी में, 1% कंपनी में, स्मॉल कंपनी में, डोरमेंट कंपनी में। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, ये फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी हो या उससे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो, उसको कहते हैं डोरमेंट कंपनी। और किसको जरूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी को जो कि रजिस्टर्ड हुई है, कैसा, स्टार्टअप, मतलब कि जो स्टार्टअप हुआ है, स्टार्टअप मतलब जो शुरू ही होते हैं, ये तो मालूम होगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुई है एज अ स्टार्टअप, तो उसको भी जरूरत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। तो ये छोटा सा जो है सेक्शन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, सीएफएस, स्टेटमेंट चेंजेस कितना हुआ इक्विटी में, और इन सबका एक्सप्लेनेटरी नोट्स। किनको जरूरत नहीं है बनाने की, ओपीसी को, क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट किनको जरूरत नहीं है बनाने की। अच्छा, इसमें अगर बनाना चाहते हैं, ये जो नीचे दे रखा है तो बना सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी छूट दे रखी है, नहीं बनाना तो मत बनाओ, इनकी मर्जी है बनाने की नहीं बनाना। सेक्शन में क्या कहा है कि इनकी मर्जी है, इनको बनाना तो बनाओ, लेकिन इनको जरूरत नहीं है बनाने की। किन किन को, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट और प्राइवेट जो कि स्टार्टअप है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर लिखो, फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 2 क्लॉज 41, ब्लॉक हाईलाइट। फाइनेंशियल ईयर कब का होता है तो मालूम ही होगा, 1 अप्रैल, नंबर्स में लिख देता हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, ये तो मालूम ही है। तो बस इसमें कहा है कि फाइनेंशियल ईयर अगर कोई पीरियड दे रखा है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे जैसे बताओ, ये भी लिख लेना, एग्जाम्पल है लेकिन लिख लेना उसी के अंदर, इसमें कुछ ऐसा लिखने वाला है नहीं खास, तो एग्जाम्पल ही करते हैं बस सीधा। ये क्या है, 1 अप्रैल 2024, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब तक होगा, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2025। 24 था तो अगले साल खत्म होगा 25 में। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, 1 दिसंबर 2024 को अगर स्टार्ट हुआ है, मतलब 1 दिसंबर 2024 को बना है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, सेम है ऊपर की तरह, 31 मार्च 2025। लास्ट एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का ईयर जो है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका कब होगा, इसका अलग है,
31 मार्च को ही होता है, लेकिन कब होगा? 2026 को। अब ऐसे कैसे पता चलेगी कि कब कैसे होगा, कि किसका कब होगा एंड? तो कुछ नहीं, वैसे तो ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 24 को ख़त्म हुआ है तो अगले दिन 25, अगले दिन मतलब अगले साल 25 को होगा। 24 को हुआ है तो 25 को हुआ, 25 को हुआ है तो 26 को हुआ। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आए तो। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। ये छोटा सा ही था सेक्शन, तो ये सेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद की मैनेजेरियल पर्सन, के एम पी, की मैनेजेरियल पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 51, ब्लॉक हाईलाइट। इसका मतलब क्या है? तो ये तो उससे भी ज़्यादा छोटा है। क्या? कि मैनेजेरियल पर्सन मतलब कि वो पर्सन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। की का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। तो वो पर्सन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन इम्पोर्टेंट है? लिखिए, सीईओ, सीएफओ, सीएस, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, और पर्सन वन लेवल बिलो BOD मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये क्या कह रहा है कि कौन कौन से पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कि मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं कंपनी में? सबसे पहला सीईओ, सीएफओ, सीएस, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, और पर्सन वन लेवल बिलो BOD मतलब कि अगर ये BOD है मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसके नीचे जो भी पर्सन होगा वो उसकी बात हो रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद जो सेक्शन है लिस्टेड कंपनी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेगा जरा नीचे, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 52, सेक्शन 2 क्लॉज 52, ब्लॉक हाईलाइट। लिखिए पहले, ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स अ कंपनी which has any of its securities listed on any recognized stock exchange, on any RSC, RSC मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके नीचे प्रोवाइडेड दैट such class of companies having listed such securities as may be prescribed, as may be prescribed in consultation, in consultation with SEBI, shall not be
shall not be considered as listed companies। सबसे पहले यहीं तक लिखिए और हाईलाइट कर लेना सिक्योरिटीज को। सबसे पहले यहां तक समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो यहां तक क्या कह रहा है, लिस्टेड कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। मतलब सबसे पहले सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज में ना शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब कि सब आता है। तो सिक्योरिटीज का एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और शेयर, डिबेंचर जो है वो सब इसके अंदर आते हैं। तो इसमें सबकी बात हो रही है। तो लिस्टेड कंपनी क्या है? वो कंपनी जिसने सिक्योरिटीज को लिस्ट कर रखा हो या उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब कि जाना पहचाना हो। ये तो सबको मालूम ही होगा, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब नीचे नीचे क्या लिखा है? provided that such class of companies having listed such securities as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered listed company। मतलब कंपनीज एक्ट ने सेबी के साथ, सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। तो सेबी के साथ कंपनीज एक्ट ने कंसल्टेशन किया है और क्या कहा है कि जो भी सिक्योरिटीज प्रिस्क्राइब कर रखा है, जिन्होंने बताया कि ये है ये है ये, वो भी आगे पढ़ेंगे। अगर वो सिक्योरिटीज तुमने लिस्ट कर रखा है, जो कि मना कर रखा है लिस्ट करने से, नहीं मना तो नहीं कर रखा, लेकिन एक सेकेंड, मना नहीं कर रखा, लिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने वो लिस्ट करी, लिस्ट सच सिक्योरिटीज, तो शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। तो तुम लिस्ट तो कर सकते हो उसको, लेकिन लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, उसको फिर लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। जैसे कोई एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे अभी आएगा वैसे नीचे, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक सिक्योरिटी है जिसको कंसल्टेशन के साथ, सीबी के साथ कंसल्टेशन करके कंपनी सेक्रेटरी ने कहा है कि इसको अगर तुमने लिस्ट कर रखा है तो हम तुम्हें मान लेंगे कि लिस्टेड कंपनी हो तुम। और ये कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटीज 2, इसने भी जो है लिस्ट करा रखा है, लेकिन सेबी के साथ कंसल्ट करके कंपनीज एक्ट नहीं किया रखा है कि अगर तुम इसको लिस्ट कराते हो ना, तो लिस्ट तो तुमने करा ही रखा है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे लिस्टेड कंपनी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना सा है, जो मना कर रखा है अगर वो लिस्ट कराया तो वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इतना सा बात है। अब कौन कौन से नहीं आएंगे वो भी आगे लिखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नीचे लिखो, पहले लिख लेते हैं रूल्स। क्या? रूल्स लिखो, रूल्स फॉलोइंग class of companies shall not be considered as listed। मतलब वही कि वो क्लास ऑफ कंपनी जो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड लिस्टेड, जो हम नीचे लिखेंगे उसको हम लिस्टेड कंसीडर नहीं करेंगे। किस किस को नहीं करेंगे? लिखो पहले नीचे। ए, पब्लिक कंपनी which have
which have not listed, which have not listed their equity shares, their equity shares on recognized stock exchange, but have listed, क्या बाइफर्केशन करूं, एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और एनसीडी, एक सेकेंड, नॉन कन्वर्टेबल redeemable preference shares issued on private placement basis as per SEBI regulations। और इसमें भी लिखना एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स issued on private placement basis as per SEBI regulations। इसमें हाईलाइट करना नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स। तो पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये, कि जो हमने नीचे लिखा है फॉलोइंग, जो नीचे लिखेंगे हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे लिस्टेड को, जो नीचे लिखा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे लिस्टेड को। पहला, पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, तो इसमें क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, मतलब उसने अपना इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं करा होना चाहिए, मतलब इसने कहा है कि नहीं करा होना चाहिए इक्विटी शेयर्स को। तो नहीं करा होना चाहिए मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स होने ही चाहिए। अगर नीचे ऊपर नॉट लिखा है तो ऊपर क्या लिखा है कि कंसीडर नहीं होगा ये, और इसने कहा है कंसीडर नहीं होने, सबसे पहले क्या है, नॉट, ये नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंसीडर हो जाएंगे। अगर लिखता है लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, सबसे पहले क्या है, अगर लिखता है लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स तो ऊपर हेडिंग क्या थी, नॉट कंसीडर लिस्टेड, तो क्या मतलब आता कि इक्विटी शेयर लिस्ट होने चाहिए। लेकिन अगर होगा नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर, मतलब क्या, अगर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हुए तो वो लिस्टेड में आ ही जाएगा। तो क्या लिस्टेड में नहीं आएगा, लेकिन क्या लिस्ट करा होना चाहिए जिसकी वजह से वो नॉट में कंसीडर हो जाए। पहला एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, वो डिबेंचर्स जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी में। इश्यूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, उसको हमने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इश्यू कर रखा, मतलब हमने पब्लिक से पैसा नहीं मांगा, हम पब्लिक के पास नहीं गए। जैसे कंपनी है वो पब्लिक के पास जाती है तो पब्लिक कहते हैं कि पब्लिक इन्विटेशन। यहाँ पे कंपनी क्या है, उसने प्राइवेटली जो है शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया, प्लेस कर दिया, उसको कहते हैं पब्लिक प्लेसमेंट, सेबी रेगुलेशंस के बेस पर, या जो भी सेबी की रेगुलेशंस होगी एज पर सेबी रेगुलेशंस, तो उसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है प्लेस कर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा या प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर। तो अगर समरी में बताऊं कि अगर किसी कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट पर एज पर सेबी रेगुलेशंस इशू कर रखे हैं तो वो जो है वो कंसीडर नहीं होगी लिस्टेड। अच्छा, हम ना पहले पढ़ लेते हैं सबको, उसके बाद एक समरी भी लिखेंगे जिससे और क्लियर आएगा।
सेकंड, और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर तो मालूम है ना, प्रेफरेंस शेयर, लेकिन कौन सा है, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, और रिडीमेबल, जिनको पैसा हमको देना है। रिडीम का मतलब क्या होता है, पैसा देना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब वो शेयर को उनको पैसा देना है। इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कि वो प्रेफरेंस शेयर जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू है एज पर सेबी रेगुलेशंस। तो अगर मैं समरी में बताऊं फर्स्ट पॉइंट की, तो इसमें लिखा है कि वो कंपनीज जिन्होंने एनसीडी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर करिए इन दोनों की, तो हम इनको जो नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। जिस भी कंपनी ने ये दोनों करा हुआ हो उस कंपनी को नहीं मानेंगे। और अगर इक्विटी कर रखा हो, इसमें क्या था, नॉट, नहीं कर रखा, मतलब अगर इक्विटी कर रखा होगा तो हम उसको लिस्टेड मान लेंगे। सेकंड पॉइंट बी, प्राइवेट कंपनी which has listed non-convertible debentures on private placement basis private placement basis placement basis as per SEBI regulations। इसमें हाईलाइट करना, प्राइवेट कंपनी एनसीडी और प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है, कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने लिस्ट कर रखे हो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट पे, तो उस कंपनी को भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। सिंपल। क्या, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने एनसीडी लिस्ट कर रखे हो प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो उसको हम नहीं मानेंगे लिस्टेड कंपनी। यही तो लिखा है हेडिंग कि नॉट बी कंसीडर्ड एज फॉलोइंग, नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड, जो नीचे दे रखा है उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, और इसको नहीं मानेंगे। तीसरा, लास्ट लिखे, और किसे नहीं मानेंगे, सी, पब्लिक कंपनीज, public companies which not listed equity shares in recognized stock exchange, but equity shares are listed on stock exchange on stock exchange on stock exchange in jurisdiction jurisdiction under section 23 bracket listed outside India। इसमें हाईलाइट करना, लिस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो इस पॉइंट का सीधा सा मतलब है, वो पब्लिक कंपनीज, वही सेम, इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो गए तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन ज्यूरिडिक्शन अंडर सेक्शन 23। इसका सिंपल सा मतलब मैं बता देता हूँ। सिंपल सा मतलब है, अगर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया है
मतलब आउटसाइड इंडिया स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड करें किसी पब्लिक कंपनी ने तो वो भी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तुम बाहर इंडिया के बाहर जाके अगर लिस्ट कर रहे हो तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही अच्छी समरी लिखेंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। लिखे नीचे। और मैं तो कह रहा हूँ जब भी पढ़ना हो तो इस समरी को ही पढ़ लेना। समरी क्या है? समरी लिखो। लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसने कोई भी सिक्योरिटी जो कि लिस्ट कर रखा हो, किस पे लिस्ट कर रखा हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रखा हो, तो उस कंपनी को हम बोल देंगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड वो कंपनी होती है जिसने कोई भी अपना सिक्योरिटीज आर एस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रखा हो, उसको कहते हैं लिस्टेड कंपनी। लेकिन इसे कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर इसको लिस्ट करोगे तो हम नहीं मानेंगे तुम्हें लिस्टेड कंपनी। क्या? बाइफर्केशन करके लिखो। 1 2 3। पहला, पब्लिक कंपनी जिसने क्या करे नहीं होने चाहिए? इक्विटी नहीं करा होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी कर दिया तो लिस्टेड कंपनी मान ली जाएगी ना। तो यहाँ का एक्सेप्शन लिखा है तो इक्विटी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट पे, और वो भी कैसे? सेबी रेगुलेशंस के अंडर। दूसरा, प्राइवेट कंपनी एनसीडी, वो प्राइवेट कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्या? जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या कर रखी हो? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रखी हो जिसकी एज पर सेबी रेगुलेशंस। तो वो प्राइवेट कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू कर रखे हो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम नहीं मानेंगे लिस्टेड कंपनी। थर्ड एंड लास्ट, पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी जिसने क्या करा नहीं होना चाहिए? इक्विटी नॉट लिस्टेड। सेम अगर कर दिया तो फिर लिस्टेड ही बन जाएगी। दूसरा, पहला इक्विटी नॉट लिस्टेड, और दूसरा लिस्टेड आउटसाइड इंडिया की कौन सी कंपनी नहीं मानी जाएगी? एक सेकेंड। कौन सी पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी? वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी जिसने, वही पहली बात तो इक्विटी लिस्ट नहीं होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और वो इक्विटी अगर उसने अपना इक्विटी क्या कर रखा हो? लिस्ट कर रखा हो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर लिस्ट कर रखा है उसके अपने सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी ने, तो उसको हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो इतना सा ही सेक्शन था ये पूरा। एक बार दोबारा एक बार ब्रीफ में बता दूं कि वो कंपनी जिसने कोई भी अपना सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखा हो आर एस सी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसको हम लिस्टेड कंपनी मान लेंगे। एक्सेप्शन मतलब किसको नहीं मानेंगे? उसको नहीं मानेंगे जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर इशू कर रखे हो सेबी रेगुलेशंस के अंडर। और वो प्राइवेट कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रखे हो प्राइवेट प्लेसमेंट पर। और वो पब्लिक कंपनी, ये मैंने शायद पब्लिक बोला प्राइवेट बोला, जो भी प्राइवेट है इसमें। और वो पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटीज को क्या कर रखा हो? लिस्ट कर रखा हो आउटसाइड इंडिया। बस इतना है। बस अब खत्म हो गया चैप्टर, बस एक लास्ट लिखना है।
वो तो बहुत छोटा है। क्या? रिलेटिव्स। लिखिए, लिखिए रिलेटिव्स। नीचे लिख लेना, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। सेक्शन 2 क्लॉज 77। ब्लॉक, हाईलाइट। तो रिलेटिव्स क्या होते हैं? रिलेटिव्स क्या होते हैं? वही मामा भतीजा, ये जो कंपनी एक्ट ने दे रखा है, हम उसको ही रिलेटिव्स मानते हैं। अब क्या क्या दे रखा है कंपनी एक्ट ने? नीचे लिखिए कौन कौन रिलेटिव्स होता है। सबसे पहला स्पाउस, स्पाउस। दूसरा फादर और स्टेप फादर। तीसरा मदर और स्टेप मदर। चौथा ब्रदर या स्टेप ब्रदर। पांचवा सिस्टर या स्टेप सिस्टर। स्टेप का मतलब मालूम ना, सौतेला। और सन और सन्स वाइफ या स्टेपसन। और डॉटर और डॉटर हस्बैंड। इसमें स्टेप डॉटर नहीं है। देखो सब में स्टेप है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन। लेकिन डॉटर में कोई भी स्टेप डॉटर रिलेटिव में कवर नहीं करी गई। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव कौन कौन कवर होता है? स्पाउस, मदर स्टेप फादर, सॉरी, मदर और स्टेप फादर, मदर और स्टेप मदर, ब्रदर स्टेप ब्रदर, ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, सन सन्स वाइफ, स्टेप सन, डॉटर और डॉटर हस्बैंड। ये ही जो है वो रिलेटिव्स के अंडर आते हैं। तो इस चैप्टर की हमने सारी ही सेक्शंस, मतलब कि पूरा ही चैप्टर हमने कवर कर लिया। 3 पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने लिख लिया है। अब इसमें 3-4 सेक्शन जो है वो नहीं करवाया। अब जैसे मैंने पहले पार्ट में या पहली वीडियो में बताया था कि वो अपकमिंग चैप्टर्स में ऑलरेडी जो है वो कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पे वो अच्छे से समझ में उनकी क्लैरिटी इतनी नहीं आ पाएगी जब बाद में वाले चैप्टर्स में आएगी, तो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। बाकी वो आने वाले जो अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें हो जाएगा। तो हमने पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है लिख लिया है। अब इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं, बस इसके थोड़े जो क्वेश्चंस हैं उसको और करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है चैप्टर्स उसको स्टार्ट कर सकेंगे, जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे। और अगली क्लास में जो है एक ही क्लास होगी या वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कितनी क्लास होंगी क्वेश्चंस की। तो बस आज के लिए इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। अगली क्लास में जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, और राधे राधे।